हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट केमिस्ट्री बायो क्लासेज पर। तो चलिए आज नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं केमिस्ट्री का। राउल्ट नियम और हेनरी नियम की एक विशिष्ट स्थिति। अब हमने देखा था पीछे हेनरी के अनुसार P बराबर के अक्ष ए या फिर अक्ष गैस। जो हेनरी का नियम था इसके अनुसार जो गैस द्रव में विलय होती है उसका मोल भिन्न उसके वाष्प दाब के या उसके आंशिक दाब के क्या था, समानुपाती। तो अपने को ये निम्न संबंध प्राप्त हुआ था उस टाइम पर, P बराबर के एच अक्ष गैस। और राउल्ट के अनुसार यदि हम विलय पदार्थ के आंशिक दाब की बात करें, Pa बराबर P नोट ए अक्ष गैस या फिर अक्ष ए। अब ये हेनरी का नियम कब लागू होता है? यहाँ पर हेनरी का नियम तभी लागू होता है जब विलयन में मिलाया गया विलेय पदार्थ वाष्पशील अवस्था में हो। वाष्पशील अवस्था में होने के दौरान वह गैसीय अवस्था में हो। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर मिलाया गया पदार्थ या विलेय पदार्थ वाष्पशील व वाष्प दाब पर गैसीय अवस्था में हो। क्योंकि हेनरी का जो नियम था वो द्रव में गैस के विलेयता पर ही आधारित था। अब हम देखते हैं यहाँ पर अक्ष गैस और अक्ष ए ये दोनों सेम है और ये दाब दोनों सेम है। तो यहाँ पर अलग अलग मान हो सकता है किसका, के एक्स व पी नोट ए। अब यहाँ पर एक कंडीशन ऐसी भी आती है कि के एक्स बराबर पी नोट ए हो जाता है। और इसी कंडीशन को राउल्ट नियम व हेनरी नियम की एक विशिष्ट स्थिति कहा जाता है। एक विशिष्ट स्थिति। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक अब देखते हैं अपन ठोस पदार्थों का द्रव में विलयन और उनका वाष्प दाब। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक ठोस पदार्थों का द्रवों में विलयन व उनका वाष्प दाब अब थोड़ा हम वाष्प दाब के बारे में देख लेते हैं। जैसे अपन ने कोई पात्र ले लिया, यहाँ पर क्या ले लिया, कोई पात्र। वाष्प दाब एक सतही प्रक्रिया है। तो इसको क्या कर दिया, यहां से बंद कर दिया और यहां ऊपर क्या लगा हुआ है, पिस्टन। और ये ले लिया हमने विलायक। अब देखो वाष्प दाब क्या है। जब अपन किसी पात्र में विलायक या फिर कोई भी लिक्विड पदार्थ लेते हैं तो इसकी सतह से कण वाष्प में बदलते हैं। इसकी सतह से कण वाष्प में बदलते हैं। तो इसको जितनी ज्यादा सतह मिलेगी, इसके कणों को वाष्प में बदलने के लिए जितनी ज्यादा सतह मिलेगी, इसका वाष्प दाब का मान उतना ही ज्यादा होगा। अब यदि इसमें अपन विलेय मिला देते हैं, अब इसमें हम विलेय मिला देते हैं, विलेय। तो अब ये विलेय क्या करता है, विलाय की सतह पर अपने भी कण प्रसारित कर देता है। और इस वजह से विलायक के कणों को वाष्प में बदलने के लिए कम स्थान, कम या फिर कम सतही क्षेत्रफल मिल पाता है। इस वजह से विलायक में विलेय मिलाने पर वाष्प दाब का मान घट जाता है।
तो देखो, जब किसी ठोस पदार्थ को किसी विलायक में घोला जाता है तो विलयन के कुछ भौतिक गुण शुद्ध विलायक के भौतिक गुणों से भिन्न हो जाते हैं। इसने कहा है जब विलय को विलायक, और विलय क्या लिया हमने, ठोस, विलय क्या लिया है, ठोस, विलय को विलायक में मिलाया जाता है तो कई भौतिक गुण, तो विलायक के कई भौतिक गुण शुद्ध विलायक के गुणों से अलग हो जाते हैं या भिन्न हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए दे रखा है वाष्प दाब, वाष्प दाब। तो अब देखते हैं कि वाष्प दाब कैसे परिवर्तित होता है। यदि किसी विलायक में एक अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब केवल विलय की वाष्प के कारण होता है और एक निश्चित ताप पर विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है। जब अपन किसी शुद्ध विलायक में, शुद्ध विलायक में अवाष्पशील ठोस पदार्थ मिला देते हैं, ये बात के लिए हमने शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक यहाँ पर पिस्टन लगा हुआ है और इधर एक कंटेनर वो ले लिया हमने, सेम इतना ही कंटेनर है तथा विलायक की मात्रा भी इतनी है। इसको भी, इसमें भी क्या लगा देते हैं, पिस्टन लगा देते हैं। इसमें भी शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक, लेकिन इसमें क्या करेंगे, अवाष्पशील विलय पदार्थ मिला देंगे, लेकिन इसमें अपन केवल और केवल शुद्ध विलायक रखेंगे। तो हम क्या देखते हैं कि इसका जो P या जो वाष्प दाब है वो ज्यादा है किस वाले से, इधर P नॉट ले लेते हैं और इधर P। तो हम देखते हैं कि जो P नॉट है वो P से ज्यादा है। तो अपन क्या देखते हैं, जैसे जो विलयन होता है, विलयन उसका वाष्प दाब केवल विलायक निर्धारित करता है, क्योंकि जो विलय अपन डालते हैं वो तो अवाष्पशील होता है, यानी वाष्प दाब में इसका कोई रोल नहीं होता। यह तो बल्कि यह तो वाष्प दाब को कम और कर देता है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब देखो यहाँ पर अपन राउल्ट नियम की बात करते हैं। तो राउल्ट नियम के अनुसार एक निश्चित ताप पर विलयन के प्रत्येक वाष्पशील घटक का आंशिक वाष्प दाब इसके मोल अंश के समानुपाती होता है। तो एक निश्चित ताप पर किसी विलयन के प्रत्येक वाष्पशील घटक या फिर अवयव का आंशिक वाष्प दाब उसकी मोल भिन्न के समानुपाती होता है। ये पहले वाली बात है। तो अपन इसको किस लिख सकते हैं, P
पी आई बराबर पी नोट आई और अक्स आई। हो गया। अब यहां पर यह अपन ठोस पदार्थों का द्रव्यमान विलयन वह उनका वाष्प पदार्थ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो विलय मिलाएंगे वो तो क्या होगा, ठोस। मतलब ये ठोस पदार्थ वाष्पशील नहीं है, तो वाष्प दाब में इसकी गणना नहीं की जाएगी। तो यहाँ पर ये पी नोट आई क्या है, यह है शुद्ध विलय का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। और ये क्या है, अक्साई विलायक का मोल भिन्न, विलायक का मोल भिन्न। और ये क्या है, ये अपन विलयन का वाष्प दाब भी बोल सकते हैं या अशुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब, तो अपन इसको बोल देंगे विलयन का वाष्प दाब। हो गया। अब एक चीज देखते हैं अपन कि जो विलयन का वाष्प दाब है वो समानुपाती है किसके, अक्स आई यानी विलायक के मोल भिन्न के। तो अपन इनका अगर ग्राफ बनाना चाहे, इनका ग्राफ बनाना चाहे, एक्स एक्सिस पर तो हमने दे दिया मोल भिन्न और वाई एक्सिस पर वाष्प दाब। तो इनसे बना ग्राफ, इनसे बना ग्राफ एक सीधी रेखा में प्राप्त होता है, और यह तब तक सीधी रेखा में प्राप्त तथा बढ़ता जाता है जब तक इसका मान पी नोट आई के बराबर न हो जाए। और यह हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। किन के लिए, जो विलियन राउल्ट नियम की पालना करते हैं, जो विलियन राउल्ट नियम की पालना करते हैं उनके लिए ये ग्राफ हमेशा 0 से होता है। तो अपन यहां लिख सकते हैं, जो विलियन राउल्ट नियम की पालना करते हैं उनका ग्राफ सदैव 0 से शुरू होता है। अब आप बोलेंगे इसका क्या मतलब कि जो विलियन राउल्ट नियम की पालना करता है उनका ग्राफ सदैव 0 से शुरू होता है। तो क्या ऐसे भी विलियन होते हैं जो राउल्ट नियम की पालना नहीं करते? हाँ, ऐसे भी विलियन होते हैं जो राउल्ट नियम की पालना नहीं करते। जो राउल्ट नियम की पालना करते हैं उन्हें आदर्श विलियन कहा जाता है, और जो राउल्ट नियम की पालना नहीं करते उन्हें अनादर्श विलियन कहा जाता है। तो अब अपना नेक्स्ट टॉपिक यही होगा, आदर्श विलियन व अनादर्श विलियन। स्क्रीनशॉट ले इसका। तो चलिए अब देखते हैं अपन आदर्श विलियन और अनादर्श विलियन। तो दोनों का सारिणी के द्वारा दोनों में अंतर देख लेते हैं। तो सबसे पहला नंबर, वे विलियन, पहले डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। वे विलियन जो राउल्ट नियम की पालना करते हैं आदर्श विलियन कहलाते हैं, और जो विलियन जो राउल्ट नियम की पालना नहीं करते अनादर्श विलियन कहलाते हैं। वे विलियन जो राउल्ट नियम की पालना करते हैं क्या कहलाते हैं? आदर्श विलियन। आदर्श विलियन कहलाते हैं। हो गया। अब अगर अपन अनादर्श विलियन की डेफिनेशन की बात करें तो ये हो जाएगा, वे विलियन जो राउल्ट नियम की पालना नहीं करते, अनादर्श
विलयन कहलाते हैं। हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करें। विलियन राउल्ट नियम का पालन करता है, ये तो देख लिया हमने। हाँ, अब देखो इसके अनुसार, इस नियम के अनुसार राउल्ट ने क्या कहा था? राउल्ट ने कहा था कि प्रत्येक वाष्पशील घटक का आंशिक वाष्प दाब उसके मोलबिन के समानुपाती होता है। तो इसके अनुसार पी ए बराबर पी नोट ए अक्स ए और पी बी बराबर पी नोट बी अक्स बी। और जो विलियन का वाष्प दाब था वो क्या था? P बराबर पी ए प्लस पी बी। लेकिन अगर इसी कंडीशन की अनादर्श विलयन के लिए बात करें तो पी ए इज नॉट इक्वल टू, मतलब राउल्ट नियम की पालना करेंगे तो इनके आंशिक दाब का मान पी नोट ए या अक्स ए यानी उसके शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और उसकी मोलबिन का गुणात्मक होगा। लेकिन यहाँ पर इसका मान बराबर नहीं होगा, पी नोट ए अक्स ए, और पी बी का मान भी बराबर नहीं होगा, पी नोट बी अक्स बी। और पी नेट इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, सॉरी, इज नॉट इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। अब नेक्स्ट हम बात करें, दोनों विलियनों ए व बी को मिलाने पर विलियन का आयतन दोनों विलियनों के आयतन के योग के बराबर होना चाहिए, अर्थात आयतन परिवर्तन शून्य होना चाहिए। तो सेकंड अपन लिख देंगे, दोनों अवयव ए व बी को मिलाने पर विलियन का आयतन दोनों आयतनों के दोनों ए व बी, दोनों कौन है यहाँ पर? ए व बी, दोनों अवयवों के आयतन, दोनों अवयवों के आयतन के योग के बराबर होता है। तो देखो स्टार्टिंग में जो आयतन लिया हमने, स्टार्टिंग में जो आयतन लिया वो क्या था? ए और बी का आयतन, ए और बी का आयतन। और लास्ट में जो अपने को जो लास्ट में जो विलियन का आयतन प्राप्त होगा वो क्या होगा? कुल आयतन। तो यहाँ पर प्रारंभिक आयतन ए व बी का आयतन और लास्ट में विलियन का आयतन दोनों क्या होते हैं? बराबर। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि डेल वी का मान क्या आता है? यहाँ पर 0, डेल वी का मान 0। और इधर बात करें अपन दूसरे पॉइंट की, तो दोनों अवयव ए व बी को मिलाने पर विलियन का आयतन दोनों अवयव के आयतन के योग के बराबर नहीं होता, डेल वी इज नॉट इक्वल टू 0। यानी ये डेल भी पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। आगे देखेंगे हम कि अनादर्श विलयन के दो प्रकार होते हैं, एक तो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले और एक ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले। चलो स्क्रीनशॉट लो इसका। अभी थर्ड नंबर पॉइंट देखते हैं आगे। अब थर्ड नंबर पॉइंट की बात करें हम, तो हम बोलेंगे कि ए व बी को मिलाने पर होने वाला एंथैल्पी परिवर्तन क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए आदर्श विलयन के लिए। तो हम बोलेंगे एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होता है, अर्थात न तो ऊर्जा का उत्सर्जन न तो ऊर्जा का उत्सर्जन और न ही
अवशोषण होता है। तो यहां पर क्या लिखेंगे अपन, डेल एच इज इक्वल टू 0। और यहां अपन बात करें तो डेल एच इज नॉट इक्वल टू 0, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। और नेक्स्ट 4th नंबर पॉइंट की बात करें, 4 नंबर पॉइंट देर का शुद्ध अवयव में अंतराणुविक आकर्षण अन्योन्य क्रियाएं ए तथा ए बी प्रकार की होती है, जबकि विलयन में ए बी प्रकार की अन्योन्य क्रियाएं भी होती है। देखिए एक बार कि जो विलय होगा, विलय पदार्थ, वो अपने पास ए होगा और एक एक कण आपस में इस प्रकार से अन्योन्य क्रिया करेंगे या फिर इस प्रकार से इनमें आकर्षण बल पाए जाएंगे। और विलायक की बात करें, विलायक भी, तो इसमें बी प्रकार की अन्योन्य प्रक्रिया पाई जाएगी। और जब इन दोनों को मिला दिया जाता है, तो विलयन बन जाता है। और विलयन में क्या होता है, ए बी प्रकार की अन्योन्य क्रिया होती है। अब इस अन्योन्य क्रिया यानी आकर्षण बल है एक तरह का, तो ये जो आकर्षण बल है, तीनों में आकर्षण बल का मान क्या होता है, बराबर ए बराबर बी और बराबर ए बी। मतलब तीनों में होने वाली अन्योन्य क्रिया का मान या फिर आकर्षण बल का मान समान है। और यही कंडीशन इधर बात करें हम अनादर्श विलयन में, तो यहां पर देखो, यहां पर जो अपने को प्राप्त होगा ए बी अन्योन्य क्रिया, इसका मान बराबर नहीं होगा, किसके, ए अन्योन्य क्रिया के और बी अन्योन्य क्रिया के। हो गया, स्क्रीनशॉट लो इसका। अभी नेक्स्ट एग्जांपल की बात कर लेते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट अपन इनके एग्जांपल की बात कर लेते हैं। आदर्श विलयन में दे रखा है बेंजीन प्लस टोलुइन। फर्स्ट नंबर एग्जांपल, बेंजीन C6H6 प्लस टोलुइन C6H5CH3। और नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन C6H5Cl प्लस C6H5Br। और नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, कार्बन टेट्राक्लोराइड और सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड CCl4 प्लस SiCl4। अब अनादर्श विलयन के लिए एग्जांपल की बात करें, अनादर्श विलयन के लिए एग्जांपल, एथेनॉल प्लस एसीटोन, C2H5OH प्लस CH3COOCH3, ये क्या हो गया, एसीटोन। अब नेक्स्ट, मेथेनॉल प्लस H2O, मेथेनॉल CH3OH प्लस H2O। हो गया, आज हमने देख लिया आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि अनादर्श विलयन के टाइप्स। अनादर्श विलयन दो प्रकार के होते हैं, एक तो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले और एक ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले। तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें।